साथियों नमस्कार। तक्षशिला इंस्टीट्यूट ग्वालियर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता। साथियों, सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता के अधिकांश नगर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए, लेकिन बाद में ऐसे स्थल भी प्राप्त हुए जो सिंध की सहायक नदियों के किनारे नहीं थे। इसलिए इतिहासकारों के मध्य इस बात को लेकर के मतभेद पैदा हुए कि सभ्यता का सही नाम क्या है। साथियों, सर्वविदित है, आपको पता होगा कि 1921 में पहला नगर हड़प्पा खोदा गया, उसका उत्खनन किया गया, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता की मूल विशेषता यह है कि यह पाषाण काल के बाद अगर एक प्रमाणिक रूप में देखा जाए तो एक नगरीय और औद्योगिक सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता बनी, और उसके बाद वैदिक सभ्यता को आप देखेंगे तो पुनः कृषि आधारित ग्रामीण पशुपालक और कृषक अर्थव्यवस्था के रूप में वैदिक सभ्यता मिलती है। इसीलिए सभ्यता के बारे में जानना जरूरी है। और आपके लिए प्रश्न आते हैं, महत्वपूर्ण बात यह है, यूपीएससी से लेकर के राज्य की अधीनस्थ सेवाओं के अधीन या अन्य परीक्षाओं के अंदर इस तरह के या इस सभ्यता से प्रश्न आपके लिए पूछे जाते हैं। साथियों, इस सभ्यता के बारे में सामान्यतः आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको चित्रों के माध्यम से इसे समझा सकूं। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसकी आप पहले तो प्रमाणिकता देखिए कि मैं बताऊं कहां पर है सभ्यता। आप मानचित्र पर आइए। जैसा कि आप जानते हैं क्योंकि यह सभ्यता उस अखंड भारत की सभ्यता है जब भारत से म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। यह पाकिस्तान है, देखने में इसका आकार त्रिभुजाकार जैसा नजर आता है। इसको ऐसे देखें, इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इस सभ्यता की उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वह 1400 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम यानी कि पश्चिम की ओर पूर्व से ये 1600 किलोमीटर है। इसके बाद इसका उत्तरतम बिंदु मांडा है। यह चिनाब नदी के किनारे है और इसका उत्खनन 1982 में जगपति जोशी के द्वारा कराया गया है। आलमगीरपुर उत्तरतम बिंदु है। ये यूपी में मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन जगदत्त शर्मा द्वारा कराया गया। साथ ही ये पश्चिमतम बिंदु सुटका, गेंडोर,
शुक्र इंडोर है, इसका उत्खनन 1927 में R.N. स्टाइन द्वारा करा है। R.N. स्टाइन। यह सिंधु सभ्यता का पश्चिमतम स्थल है और सही मायने में देखा जाए तो यह बलूचिस्तान में, और ये जो अरब सागर पड़ता है सिंधु सभ्यता है यहाँ पर दक्षिण का बिंदु है आपका दयामाबाद, ये महाराष्ट्र में। संपूर्ण सभ्यता का क्षेत्र देखिए आप, और ये ज्यादातर इसके नगर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से निकलने वाली एक नदी, नाम सुना होगा आपने, सिंध नदी। सिंध के यहाँ से सतलज के ऊपर यहाँ रावी नदी है और ब्यास मिलती है। इसके बाद आपकी है रावी है, रावी के ऊपर चिनाब है, चिनाब के बाद झीलम है, चिनाब मिल जाती है, चिनाब आकर के सीधे सिंध। जब आप इसको देखेंगे तो सिंध और उसकी सहायक नदियों के किनारे इसके अधिकांश स्थल मिले हैं, ये प्रारंभिक दौर था। लेकिन बाद में यहाँ अगर बात करें, जैसे स्वतंत्रता के बाद गुजरात में सबसे अधिक स्थल प्राप्त हुए हैं, चाहे वो धौलावीरा हो 1990 से 92 के बीच में, चाहे वो आपका लोथल हो, चाहे वो आपका रंगपुर हो माधव नदी के किनारे, चाहे सोनकोतरा हो, जितने भी स्थल मिले हैं ज्यादातर है कहाँ, गुजरात में प्राप्त हुए। तो स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में सबसे अधिक स्थल गुजरात में प्राप्त हुए। इसी तरह से घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ और कालीबंगा मिला है। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले गांव की सीमा पर, तो ये कालीबंगा एक स्थल, काले पत्थर की चूड़ियां, ब्लैक पेंगल्स के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से सतलज के किनारे पंजाब में रोपण, इसी तरह से हरियाणा में बनवाली। भारत के वो सारे महत्वपूर्ण स्थल जो भारत के पश्चिमी भाग में प्राप्त हुए, वर्तमान भारत के पश्चिमी भाग प्राप्त हुए हैं, वो सिंधु की सहायक नदियों के किनारे नहीं है। साथ ही इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता की जगह हड़प्पा सभ्यता ज्यादा प्रमाणित है। ये इसकी एक सामान्य ऐसी जानकारी है जिसकी दृष्टि से आप पहले एक ब्यौरा लें कि ये सभ्यता किस तरह से कहां स्थित है। अब प्रश्न उठता है कि इस सभ्यता के बारे में मैं जानकारी प्राप्त कहां से करूं। साथ ही सबसे पहले 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स के कारण वारेन हेस्टिंग्स के कारण कलकत्ता में स्थापित की गई। कोलकाता वर्तमान कलकत्ता में स्थापित की गई। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था भारतीय इतिहास को जानना, और भारतीय इतिहास को जानने के पीछे एक ही उनका मत था, एक ही मकसद था। वो जानना चाहते थे कि अगर भारतीयों के बारे में अगर हम सही तरीके से जान जाएंगे तो हम इन पर शासन आसानी से लंबे समय तक कर सकेंगे। उसके बाद 1826 में चार्ल्स मैनसन के द्वारा इस क्षेत्र का यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र का सर्वे किया गया। 1853 में कनिंघम ने
ईंट प्राप्त की और इसकी कार्बन डेटिंग निकालकर अनुमान लगाया। कार्बन डेटिंग से पता लगा कि यह सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। बस साथियों यहीं से प्रारंभ हुआ। क्योंकि आपको जानकारी होगी जब लाहौर से पेशावर के लिए जो ट्रेन ट्रैक विकसित किया जा रहा था, उसके लिए खुदाई की जा रही थी, उसमें ये क्या है, ईंटें एक टापू में से निकली और बस वहां से अनुमान लगा दिया गया कि यहाँ एक कोई बड़ा नगर था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये मूल बात जान लीजिए कि ये जो क्षेत्र है और यहाँ की विशेषता क्या है और ये किस तरह से हमको प्राप्त है। कॉमन पॉइंट्स में क्या चीजें जानना चाहते हैं? कॉमन पॉइंट्स में देखते हैं सबसे पहले क्या विशेषता है। सबसे पहले इस सभ्यता की विशेषता जैसे अपन क्षेत्रफल लिया 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ ये आपका है 1400 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट अगर बात करेंगे तो ये 1600 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। उत्तरतम दक्षिणतम हमें मिल गया। साथ ही देखिए एक तो ये प्रश्न उठा कि ये जो सभ्यता हमें मिली है इसके प्रवर्तक कौन है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रवर्तक कौन है? लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र के अनुसार लक्ष्मण स्वरूप रामचंद्र के अनुसार इस सभ्यता में आप देखेंगे सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों के प्रवर्तक कौन कौन सी? सिंधु एवं वैदिक। सिंधु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता दोनों के प्रवर्तक कौन है? आर्य है। दोनों के प्रवर्तक कौन माने हुए? आर्य माने। आर्य वो लोग जिन्होंने सही मायने में वैदिक सभ्यता को स्थापित किया। फिर देखिए साथियों गार्डन चाइल्ड के अनुसार सुमेरियन लोग इस सभ्यता के प्रवर्तक। सुमेरियन अभिलेख जो मिलते हैं, सुमेरियन अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए मेहुला शब्द का प्रयोग किया गया है और जो मेहुला शब्द वहां के अभिलेखों में मिला है वो सही मायने में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। तो ऐसा लगता है कि सुमेरियन लोग ही आकर के यहाँ बसे और उन्होंने सिंधु सभ्यता का प्रवर्तन किया अर्थात उसको स्थापित किया है। साथ ही उसके बाद नाम आता है आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी के अनुसार आर.डी. बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के प्रवर्तक द्रविड़ियन लोग हैं। कौन है? द्रविड़। ये जो द्रविड़ लोग हैं वो वर्तमान में दक्षिण भारत के लोग हैं और दक्षिण भारत के लोग जो आर्यों के आक्रमण के कारण यहाँ से माइग्रेट होकर चले गए हैं उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये वो लोग हैं जो सिंधु सभ्यता के प्रवर्तक हैं। ये किसने कहा है? आर.डी. बनर्जी। साथ ही इसी प्रकार जो
मूल विचार यूरोपीय इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं, जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के हैं, जैसे नाम सुना होगा आपने व्हीलर का, मार्टिमर व्हीलर, पिगट और आपके गार्डन चाइल्ड। ये वो इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि सिंधु सभ्यता के प्रवर्तक कौन लोग हैं? ऋग्वेदिक युग में या ऋग्वेद में जिन्हें दास कहा गया है। क्या कहा गया है? दास या दस्यु। वही लोग सिंधु सभ्यता के प्रवर्तक हैं। चार विचार लक्ष्मण स्वरूप का, सुमेरियन सभ्यता के रूप में गार्डन चाइल्ड का, इसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ देवनाथ जी का, द्रविड़ियन लोग हैं, व्हीलर, पिगट और गार्डन चाइल्ड। यहाँ संक्षेप रूप में तीनों लोग दे रहे हैं। क्या कहते हैं? जो लोग ऋग्वेद में दास कहे गए हैं, जिनको दस्यु कहा गया है, वो क्या है? सिंधु सभ्यता के प्रवर्तक है। साथियों, ऐसा लग रहा है जंगल में जो आदिम समाज रहता था, जिनको कि ऋग्वेद में उस समय दस्यु, दास या डाकू कहा गया है, वह मूलतः हमारे वैदिक ग्रंथों में, पुराणों में इनको राक्षस कहा गया है और आर्य स्वयं को देवता कहते हैं। तो आर्यों के और द्रविड़ियों के होने वाले युद्धों को ही, जैसे ऋग्वेद में आपने नाम सुना होगा, दशराग युद्ध, भेदा का युद्ध, सांबर का युद्ध, ये जो युद्ध है, इन युद्धों में आर्य कबीले और द्रविड़ कबीलों के बीच में होने वाले संघर्षों की जानकारी मिलती है। तो ये निश्चित तौर पर ऐसा प्रमाण देता है, जो वैदिक युग में जिनके बारे में कहा गया है कि दास, दस्यु लोग हैं, डाकू लोग हैं, चोर लोग हैं, वही लोग क्या है? सही मायने में सिंधु सभ्यता के प्रवर्तक रहे होंगे। बाद में जब हम देखते हैं कि सभ्यता का पतन कैसे हुआ है, तो वहां पर भी विचार निकल कर आएगा कि आर्यों ने या विदेशी आक्रांताओं ने सभ्यता का अंत कर दिया था। लेकिन अब यहाँ प्रश्न देखते हैं, पर इनके विकास को लेकर देखते हैं, इनकी स्थिति को लेकर देखते हैं, कॉमन प्रश्न पूरी सभ्यता के क्या है वो देख लिया। और इस क्या है खास? सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत 3 नगर ऐसे हैं जहां से अन्नागार मिला। अन्नागार माने ग्रेनरी, जहां से अन्नागार प्राप्त हुए हैं। क्या क्या है वो? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। हड़प्पा से 6 लाइन में 12 कमरों का, मोहनजोदड़ो से भी 6 लाइन में 12 कमरों का, और कालीबंगा से लकड़ी का बना हुआ अन्नागार प्राप्त हुआ। क्या बना यहाँ पे? लकड़ी का। तो मोहनजोदड़ो में जो मिला है अन्नागार, पूरी सभ्यता में सबसे बड़ा भवन, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन अगर कुछ है वो क्या है? अन्नागार। ये आपके लिए प्रश्न हो गया मात्र। इसी तरह से ये कितनी जगहों से मिली है, एक प्रश्न बन गया। फिर देखिए साथियों, 2 ऐसे स्थल हैं जहां से आपको प्राप्त होता है अग्निकुंड। या इनको हवन कुंड भी कहते हैं। कहां से?
लोथल और कालीबंगा। दो स्थल आपके हो गए। साथ ही फिर देखिए आप, तीन स्थल ऐसे हैं जहां से घोड़े की अस्थि प्रमाण। एक तो ये पता ही आपको, सुरकोटड़ा गुजरात का बड़ा प्रसिद्ध है, पूछा जाता है पहला से। दूसरा है लोथल, तीसरा है कालीबंगा। ये तीन स्थल घोड़े की अस्थियों के लिए जाने जाते हैं। यहां से हृदय साथियों, मनके, मनके यानी गुड़िया। मनके बनाने के दो स्थल बड़े प्रसिद्ध हैं। इनमें चहुंगड़ू और लोथल, अर्थात ये चहुंगड़ू मनके बनाने का सबसे प्रमुख स्थल था, जिसकी जो इंडस्ट्रीज है, इसकी जो औद्योगिक क्षेत्र है, वो सबसे ज्यादा कहां से मिले हैं? चहुंगड़ू से मिले हैं, मनके बना। दूसरा स्थान लोथल। प्रश्न में जैसे पूछा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा स्थल है जहां से सबसे अधिक मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए। फिर देखिए, 5 ऐसे स्थल जहां से क्या मिला है? जहां से मिला है बंदरगाह। इनको यहां इस्तेमाल किया गया गोदीवाड़ा। क्या कहा गया? गोदीवाड़ा। कौन कौन से स्थल है गोदीवाड़ा में? सबसे पहले लोथल, दूसरा का गेंडो, तीसरा अल्लाहदीनो, चौथा बालाकोट और पांचवा है तुलतासी। ये 5 स्थल है जहां से क्या मिला है हमको? गोदीवाड़ा। उसके बाद साथियों, सभ्यता से लिपि का प्रमाण मिलता है। इतिहासकार भी बोला मैंने आपको, पिक्कट, इन्होंने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। साथियों, सभ्यता के 6 बड़े नगर हैं जिनको बड़ा नगर होने का दर्जा मिला है। 6 महानगर कहे जाते हैं। सिंधु सभ्यता के 6 नगरों को महानगर कहा गया है।
इनमें मुख्य रूप से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गढ़वारी बाला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गढ़ेली वाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। ये 6 बड़े नगर महानगर के अंदर थे। सभ्यता की काल निर्धारण को लेकर दिया काल निर्धारण। काल निर्धारण सबसे पहले जॉन मार्शल, कहते हैं 3250 BC से 2750 BC तक। उसके बाद माधव स्वरूप के अनुसार 3500 BC से 2700 BC। BC से 2700 BC। व्हीलर के अनुसार 2500 BC से 1500 BC। एयर सर्विस के अनुसार 2000 BC से 1500 BC। C14 कार्बन डेटिंग 2500 BC से 1750 BC। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में आपको इन लोगों की जॉन मार्शल आर्थिक विचार करते हैं, माधव स्वरूप कहते हैं 3500 BC से 2700 BC। व्हीलर के अनुसार विचार फेयर सर्विस ये कहते हैं। और उसके बाद कार्बन डेटिंग को सबसे अधिक प्रमाणित माना जाता है। और इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम बात करें तो देखिएगा 3500 BC से ले या 3250 से ले तो 3500 ये 2000 ये 5500 वर्ष पुरानी है। तो वर्तमान में हम कहाँ चल रहे हैं? वर्तमान में हमारा वर्ष है 2020। और ऐसी स्कीम है 2020 में आप देख रहे हैं कि ये 2020 प्लस चूंकि बीसी की बात हो रही है, जीरो से पर ऊपर जाते हैं तो ये बीसी, नीचे आते हैं तो ये भी। वर्तमान में हम कहां पर हैं? 2020 AD में। और बीसी में कहां से ले लिया? मान लीजिए 3500 से, तो 3500 प्लस आपको ये करना पड़ेगा 2000, कितना हो गया? 5520। तो कुल मिलाकर के 5000 5500 साल पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। ये सारे प्रमाण क्या है? ऑथेंटिक है, जिन पर बात की जा रही है विचारकों के लिए कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग। इस तरह से आपको जानना है। साथियों, इस सभ्यता के लोग मात्र सत्तात्मक माने जाते हैं। अनुमान कैसा है? मात्र सत्तात्मक। क्यों?
इसलिए माने जाते हैं क्योंकि सबसे अधिक मृण मूर्तियां यानी मिट्टी से बनी मूर्ति, मात्र देवी की है। इससे पता लगता है कि यह सबसे ज्यादा उपासना मात्र देवी की करते हैं, सबसे ज्यादा उपासना किसकी कर रहे हैं? मात्र देवी की। इसी तरह से कुबड़ वाला बैल या सांड, पशुओं में सर्वाधिक पूजनीय। मोहनजोदड़ो से तीन सिर वाला एक मूर्ति मिली है, तीन सिर वाली, जिसकी एक ओर HV दूसरी ओर GV। क्या मतलब है इसका? मतलब देखें, हाथी और बाघ, गैड़ा और भैंसा, ये प्राप्त हुए। इसको जॉन मार्शल ने पशुपति शिव कहा। क्या कहा है? पशुपति शिव। अर्थात सिंधु सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे और शिव भी कैसे थे? पशुपति शिव थे। ये अनुमान लगाया गया। कुबड़ वाला बैल का होना। अच्छा, मोहनजोदड़ो की जहां मोहरों पर प्राप्त चित्र है, मोहनजोदड़ो की मोहरों से प्राप्त चित्र है, इसी तरह से हड़प्पा की मोहरों से हमें एक सरंगी, एक सींग वाला पशु, एक सींग वाले पशु के चित्र मिले हैं। एक सींग वाला पशु का चित्र अंकित है कहां पर? हड़प्पा की मोहरों पर। हड़प्पा के लोग एक सींग वाले पशु को ज्यादा पूजते थे। पूरी सभ्यता में सबसे ज्यादा पूजनीय कुबड़ वाला बैल है। वहीं मोहनजोदड़ो से जो मोहर पर प्राप्त हुआ है हमें, वो तीन सिर वाला ऐसी जो है चित्र बने हुए हैं, जिसके एक ओर या चारों इस तरह से पशुओं को स्थापित किया गया है, जिसमें हाथी और बाघ है, गैड़ा और भैंसा, जिसको जॉन मार्शल ने क्या कहा है? पशुपति शिव कहा है। ये आपका हो गया। तो देखिए, इस सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी, लेकिन बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी प्रथाओं का प्रचलन नहीं होता। इसके अलावा इस सभ्यता की विशेषताओं में जब आप देखेंगे तो लिपि की बात करते हैं। लिपि पहली बार 1853 में अस्तित्व में ये लिपि आई, लेकिन इसको सही रूप में 1923 में ही प्राप्त किया जा सका। इसका वास्तविक रूप 1923 में। लिपि की विशेषता देखिए, इसकी मूल 64 अक्षर है और 250 से लेकर
400 इसके शब्द प्राप्त होते हैं। लिपि को नाम दिया गया भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक या चित्राक्षर से। चित्राक्षर से ये आपकी लिपि मिली है। साथियों लिपि मिली है लेकिन इसको हम पढ़ नहीं सके हैं, इसीलिए इस लिपि के कारण ही, इसके पाए जाने के कारण ही इस सभ्यता को हम आद्य इतिहासकालीन सभ्यता कहते हैं। क्योंकि आद्य इतिहास का आशय है लिपि का विकास तो हुआ हो लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका हो। इसीलिए साथियों इसको लिखे जाने का भी प्रमाण मिल गया, एविडेंस इसके मिल रहे हैं, लेकिन हम इसको आज तक नहीं पढ़ पाए। इसलिए सभ्यता को क्या कहते हैं? आद्य इतिहासकालीन सभ्यता कहते हैं। फिर देखिए इस लिपि को साथियों लिखा जाता था दाई से बाई। कैसे लिखते थे? दाई से बाई। ये दाएं से बाएं लिखते हैं। वर्तमान में जो हम लिखते हैं उसके ठीक अपोजिट। लेकिन दूसरी पंक्ति में अगर लिखना हो, लगातार दूसरी पंक्ति में लिखना हो, तो फिर इसे बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। दूसरी पंक्ति में से बाईं से दाईं ओर। आशा समझिए। अगर केवल एक लाइन लिखी है तो दाएं से बाएं, अगर यही लाइन कंटिन्यू हो रही है तो ये अब ऐसे लिखी जाएगी, फिर ऐसे लिखी जाएगी, फिर ऐसे लिखी जाएगी, फिर ऐसे लिखी जाएगी। समझ लीजिए आप। इसके लेखन का आधार। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि दाएं से बाईं ओर, ऐसा प्रश्न आता है। और कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि अगर कहीं किसी अभिलेख में दूसरी पंक्ति को भी लिखा गया है तो दूसरी पंक्ति कैसे लिखी गई है, तो उसका आंसर होगा बाएं से दाईं ओर। ठीक है। इस तरह से लिपि का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन कैसे करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन कैसे करते हैं? मनोरंजन के लिए खास तौर पर मनोरंजन करने के लिए लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, यह पशु और पक्षियों को आपस में लड़ाकर अपना मनोरंजन कर लेगा। और क्या करते हैं? चौपड़। ज्यादातर भारतीय ग्रामीण समाज में यह प्रचलित है, क्योंकि गांव में लोग बैठ करके गर्मियों के दिनों में ज्यादातर चौपड़ पत्थर के ऊपर बना लेते हैं और कंकड़ों को रख करके उसे खेला जाता है। पासा, पासा, इस तरह की गेम इनके मनोरंजन के मुख्य साधन है, जिस पर आपको ध्यान रखना है। मनोरंजन का साधन होते हैं। सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता, आद्य इतिहासकालीन सभ्यता, कांस्य सभ्यता, कांस्य का आविष्कार इस सभ्यता में हुआ, और ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता भी कहते हैं। साथियों इस सभ्यता को आप डायग्राम के माध्यम से अगर नगरों को आप समझने का प्रयास करेंगे तो वो आपको आसान होगा। मैं आप ज्यादातर नगरों की एक कोशिश करता हूं कि मानचित्र पर बात करें। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं हड़प्पा।
हड़प्पा नगर। और हड़प्पा नगर क्या है, ज्यादातर विशेषता क्या है नगरों की? नगरों में दो भाग है, ये निचला हिस्सा है, ये ऊंचा वाला भाग है। पश्चिमी टीला और पूर्वी। पश्चिमी टीले की किलेबंदी पाई गई है, प्राचीन बनी हुई है, सिटाडेल है। अब इसमें समाजवादी, साम्राज्यवादी, अलग अलग तरह के इतिहासकार, साम्यवादी सब अपने अपने व्यू देते हैं और उनके व्यू क्या बोलते हैं। ऐसा माना जाता है, इनका मानना है कि यहाँ पर किलेबंदी है तो राजा या मुखिया बस्ती का या सब जो नगर था वहां का जो प्रशासक होगा वो रहता हो। इसी के अंदर ऐसा कहते हैं कि 6-6 कमरों की लाइन में बने हुए पंक्तिबद्ध, 2 पंक्तिबद्ध। ये अन्नागामी है। नगर के दक्षिण में कब्रिस्तान है, जिसे R37 नाम दिया गया है, H। ये क्या है कब्रिस्तान दक्षिण में, इसकी विशेषता देखिए। ज्यादातर कब्रें उत्तर से दक्षिण और कुछ कब्रों का प्रमाण पूर्व से पश्चिम भी मिलता है। इस सभ्यता में कई ऐसे स्थल है, जैसे मोहनजोदड़ो को ले लें, हड़प्पा को ले लें। हड़प्पा की 12 ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें शीशा, गिलास जो होता है वो देखने वाला, वो कब्रों के साथ दफनाया गया है। कई कब्रों के साथ में लिपस्टिक महिलाओं की, तो शीशा है, कंगा है, सौंदर्य प्रसाधन, वो साथ में दफनाया गया है। साथ ही इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते होंगे, क्योंकि दफनाए जाने का आशय कि अगर सामान साथ में दफनाया जा रहा है तो इसकी उम्मीद ये की जाती है कि नेक्स्ट अगले जन्म में कोई सारी चीजें उपलब्ध हो जाए। कब्रिस्तान का पाया जाना। अब यहाँ पर क्या है, ये जो हड़प्पा आपका नगर, इसका उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने कराया है। दयाराम साहनी, इनका सहयोग किया बैंड्स एवं व्हीलर ने। नगर लगभग 5 वर्ग किलोमीटर एरिया फैला हुआ है। नगर का द्विखंडीय विभाजन है। नगर में दक्षिण में कब्रिस्तान, अन्नागार का पाया जाना, व्यवस्थित नगर जैसा कि कहा जाता है, जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। यह नगर वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये भी आपको बात पता कहां से। इसके अलावा साथियों, इस स्थल से हमको जो प्राप्त हुआ है उसमें मुख्य रूप से बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र, शंख का बना हुआ बैल, पीतल का बना हुआ इक्का गाड़ी और वृत्ताकार चबूतरे। क्या क्या बोला मैंने? बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र, शंख का बना हुआ बैल, पीतल का बना हुआ इक्का गाड़ी और वृत्ताकार बने हुए चबूतरे। इस सभ्यता, इस नगर के मुख्य प्रमाण है कि ये सारी चीजें यहां से मिली। इस तरह से
ये आपका हड़प्पा नगर, इससे संबंधित आपके जो प्रश्न बन सकता है जिसके बारे में आपको जानना है। अन्नागार मिला है, इसका उत्खनन 1921 में पहला नगर, इसे ध्रुव राजधानी के रूप में जाना जाता है। R37 नाम दिया गया कब्रिस्तान। मोहनजोदड़ो को जहां मृतकों का टीला कहते हैं, वही इसको R37 नाम दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ से जो चीजें मिली है उनके बारे में आप जानेंगे। अब साथियों मैं दूसरा नगर का चित्र बनाता हूं आपके साथ। तो नगर आपका है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये नगर देखिए आप, ये थोड़ा सा और अधिक आप कर सके, वही 5 वर्ग किलोमीटर एरिया, वही प्राचीन किलेबंदी नगर की किलेबंदी पाई जाती, अर्थात नगर 2 भागों में बटा हुआ है। यहां पर ये अन्नागार 6 कमरों का। अन्नागार के उत्तर में, अन्नागार के पूर्व में एक विशाल स्नानागार होने का प्रमाण है। स्नानागार के उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां हैं। इसके उत्तर पूर्व में कुआं बना हुआ है, ये कुआं है। दक्षिण पश्चिम की ओर नाली निकाली गई है। इसके ऊपर स्तंभ बनाकर पुजारियों के आवासों के प्रमाण देते हैं, इनके ऊपर कमरे बने हुए इस तरह से। जब इस नगर को और देखा तो उत्तर से दक्षिण मुख की सड़कों का प्रमाण मिलता है। ये जो मुख्य सड़क है वो परफेक्ट 33 फीट चौड़ी है। संपूर्ण पर काटती हुई गलियां हैं। ये पूर्वी टीर है, जिसे बस्ती की बात कर रहा हूं, निचला हिस्सा है। इन गलियों की विशेषता है, गलियों की चौड़ाई 12 फीट है, फिक्स है 12 फीट। मकानों के जो दरवाजे हैं वो गलियों की ओर खुलते हैं। ये जो नालियां हैं वो पक्की ईंटों से हैं, नाली पक्की ईंटों से। जबकि मकान कच्ची ईंटों से बने होते थे। मकान किससे बने हैं? कच्ची ईंटों से। नालियां पक्की ईंटों से, पटी हुई नालियां, सीवेज ड्रेनेज सिस्टम है, अंडरग्राउंड सिस्टम मिला हुआ है, अंडरग्राउंड है। क्या खास बात है यहाँ पर? जैसा कि कहा, स्नानागार मिल गया, अन्नागार मिल गया, कांसे की नृत्य करती हुई सुंदरी, जो सौंदर्य प्रसाधनों का इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। सौंदर्य के प्रसाधनों के रूप में जैसे गले में हार पहने हैं, नाक में नथनी पहने हैं, हाथों में चूड़ियां पहने हुए हैं, और नृत्य करती अवस्था में। तो इस नृत्य करती अवस्था में कांसे की मूर्ति है पहली बार। कांसे की मूर्ति, अन्नागार, स्नानागार, कांसे की नृत्य करती मूर्ति। यहाँ की मोहरों पर पशुपत शिव, मोहरों पर क्या है? पशुपत शिव, जिसमें 3 मुख वाला है, एक और HPGB और भैंसा की बात हमने की है, आपको बताया तो विशेषता है। इस तरह से आपको जानना। साथियों, ये जो नगर है इसका विस्तार एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में है।
सबसे व्यवस्थित विकसित नगर। आधुनिक युग में भी ऐसी कोई नगर संरचना विकसित रूप में नहीं मिलती। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने विकास के चरम पर थे। औद्योगिकरण है, विकसित नगरीकरण है, नगरों का भी सही मायने में बेहतर प्रबंधन है, चाहे जल प्रबंधन हो, चाहे उनके आवागमन का प्रबंधन हो, चाहे आपके लिए अन्नागार का प्रबंधन हो, ये सब आपको बेहतर देखने को मिलता है। फिर चलिए अब इसके बाद मोहनजोदड़ो नगर का उत्खनन, इस नगर का उत्खनन 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया। आरडी बनर्जी। यह नगर वर्तमान में पाकिस्तान की सिंध प्रांत, लरकाना जिला, सिंध नदी के किनारे दाईं ओर, कहाँ है? दाईं, वो बाईं ओर था रविनावी के लिए, दाईं ओर सिंध। इस तरह से आपको ये क्या है, दूसरा नगर। साथियों जब आप पढ़ रहे हैं तो ये मैं जो चर्चा कर रहा हूं वर्तमान में, पाकिस्तान वो अविभाजित भारत का वो हिस्सा है जहां पर अंग्रेजी काल में इस सभ्यता का उत्खनन किया गया था। तो हमारी भारत की सभ्यता के रूप में इसको जाना जाता है। और उसके समकालीन नगर वर्तमान आधुनिक स्वतंत्र भारत के अंदर भी कई जगहों पर, जैसे कालीबंगा की बात करेंगे, धौलावीरा की बात करेंगे, लोथल की बात करेंगे, रंगपुर की बात करेंगे, बड़वाली की बात करेंगे, रोपड़ की बात करेंगे, सुरकोतला की बात करेंगे, और इसके अलावा आपके जो भी नगर है, खरबी वगैरह आदि जो भी नए मिले हुए हैं, वो सारे नगर वर्तमान में खुदाई के दौरान सिंधु सभ्यता के भारत की जो आजाद भारत है, जो वर्तमान भारत है, स्वतंत्रता के बाद का भारत है, उसमें देखने को मिलते हैं। चूंकि ये समकालीन है, सारे एक साथ के हैं, तो मैं जो पाकिस्तान के अपन 4 स्थलों को मूल रूप में पढ़ रहे हैं। हड़प्पा पढ़ा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो और सुत्ता गंडोर, ये 4 प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो यहां पर जरा देखें। अब चौंदड़ो एक मात्र ऐसा स्थल है, चौंदड़ो, इसका उत्खनन 1931 में गोपाल मजूमदार चौंदड़ो का उत्खनन। वर्तमान में यह मोहनजोदड़ो के दक्षिण में सिंध नदी के किनारे स्थित है। यह नगर की कोई सिटाडेल नहीं पाई गई, अर्थात कोई इसकी चारों ओर से प्राचीर नहीं है। इसका दो खंडी विभाजन भी नहीं। विशेषताएं देखिए, इसके अद्भुत अपने आप विशेषता है। वक्राकार ईंटों का पाया जाना, यहां से क्या मिला है? वक्राकार ईंट। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है, एक प्राचीर नहीं पाई गई चौंदड़ो से। चौंदड़ो से एक लिपस्टिक मिली है, ये आप कर सकते हो, लिपस्टिक मिली है। मनके बनाने के सबसे बड़े कारखाने, सबसे अधिक कारखाने चौंदड़ो से। लिपस्टिक मिल गई, मनके बनाने के कारखाने, वक्राकार ईंटों का पाया जाना, और झूकर एवं झांगर संस्कृति, झूकर एवं झांगर, ये हो गया। फिर देखिए साथियों, इसके अलावा देखिए आप झूकर एवं झांगर संस्कृति के अलावा ये आपका क्या हो गया? चौंदड़ो हो गया। अब चलते लोथल, नहीं सुत्तागढ़ जी, सुत्का गेंडो साथी देखिए आप, ये वर्तमान में दास नदी के किनारे, कहां पर है? दास नदी। इसका उत्खनन 1927 में इसने किया है आरएल स्टाइन। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पश्चिमतम बिंदु है। क्या ये? पश्चिमतम बिंदु है। उत्खनन 1927 में आरएल स्टाइन ने दास नदी के किनारे वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और विशेषता क्या है? पश्चिमतम बिंदु का गोदीवाड़ा, पत्थर का गोदीवाड़ा। और क्या है यहां से मिला? अस्थि कलश।
ये हो गया आपका। अब आइए लोथल। लोथल साथियों लोथल का उत्खनन देखेंगे। लोथल देखिए, ये भी क्या है, पूरा नगर है पर पूरे की प्राचीन बनी हुई है, पूरे की प्राचीन बनी हुई है। क्या विशेषता है, एक तो इसका उत्खनन रंगनाथ राव, किसने कराया, रंगनाथ राव के द्वारा 1953 से 58 हुआ। ठीक है, हम जरा देखें क्या है, गोदीवाड़ा पाया, क्या यहां से गोदीवाड़ा। चावल के प्रमाण, चावल, हारस की मुद्रा, हारस की मुद्रा, अग्निकुंड, अग्निकुंड का पाया। इसे लघु हड़प्पा क्या कहते हैं, लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। यह वर्तमान में गुजरात में भोगवा नदी के किनारे, कहां पर है ये, भोगवा, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। सुरकोटड़ा नगर देखिए, कौन सा है, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा नगर आपका क्या विशेषता है, सुरकोटड़ा की विशेषता है कि यहां से घोड़े की अस्थियों को प्रमाण। ये सुरकोटड़ा आपका गुजरात में स्थित है, कहां पर है, गुजरात में। उत्खनन 1964 में जगपति जोशी, जगपति जोशी, ठीक है, इसी ने मांडा का उत्खनन करवाया। और यहां से क्या है, घोड़े की अस्थियों को प्रमाण, घोड़े की अस्थियों के प्रमाण। अब आइए कालीबंगा, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल रह गया आपका, इसका काम कर रहे हैं। कालीबंगा, कालीबंगा को कालीबंगन कहते हैं। नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि यहां से काले पत्थर की चूड़ियां मिली, ब्लैक बेंगल्स, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों के नाम को लेकर लग गया है। इसका उत्खनन 1958 में, नाम देख लिया, बीबी लाल, बीबी लाल और बी के थापड़, बीबी लाल और बी के थापड़ ने इसका उत्खनन किया। साथियों यहां पर क्या है, ये जो इसका उत्खनन है वो त्रिपुरी आधार, बीबी लाल और बी के थापड़। नगर की विशेषता देखिए, डायग्राम पर आइए, ये आपको महत्वपूर्ण है। ये अगर आपने याद करा तो आपको लगेगा कि ये पूरा नगर दो भाग बटा है, पूर्वी और पश्चिम की, और ये पश्चिमी किला जो इसका है वो दो भाग बटा हुआ है। ऊपरी भाग में क्या है, इसका विशाल अन्नागार पाया जा रहा है, लकड़ी का बना हुआ है, और यहां पर ये चबूतरे पाए गए, चौको चबूतरे हैं। इन 7 चबूतरों पर हवन कुंड बने हुए हैं, हवन कुंड, हवन कुंड के किनारों पर पीपल के पत्तों के चित्र हैं, सर्प के चित्र हैं, अर्थात पीपल पूजा, सर्प पूजा, क्या क्या मिला यहां से, पीपल पूजा, सर्प पूजा, अग्नि पूजा, अग्नि पूजा। अब जरा देखिए साथियों, क्या देखेंगे पर यहां से मस्तिष्क शोध मिला है, मस्तिष्क शोध, एक खोपड़ी मिली है, इसमें छिद्र है, इसका मतलब मस्तिष्क शोध किया गया है। दक्षिण में जो खेत हैं, खेत जो इसके हैं वो दोहरे जुते हुए, डबल जुताई हो रही है, खेत बने हैं, और इन खेतों में आप देखेंगे दोहरे जुते होने का प्रमाण है, अर्थात डबल फसल ली जाती है, दोहरे जुते होने का प्रमाण मिलता है। अन्नागार का पाया जाना, हवन कुंडों का पाया जाना, काले पत्थर की चूड़ियों का पाया जाना, सर्प, पीपल पूजा, सर्प पूजा, अग्नि पूजा और मस्तिष्क शोध के प्रमाण। एक यहां से दोहरे जुते हुए खेतों का प्रमाण भी मिलता है। इस तरह से आपका कालीबंगा। अब जरा साथियों देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये नव जो सिंधवकालीन समय है उसकी प्रमाण यहां से मिलते हैं। और नव सिंधवकालीन में क्या देखेंगे आप, अर्थात सबसे नवीन सभ्यता का सबसे नवीन भाग
के द्वारा इसका उत्खनन। यह नगर जब आप देखेंगे तो साथियों 3 खंडों में बटा हुआ है, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, मध्य में खेल का मैदान। क्या है ये? खेल का मैदान। इस देखिए प्रमाण मिल रहे हैं यहाँ पे, और ये प्रमाण ये चीजें बता रहे हैं। धौलावीरा एक तो यह है कि भारत में सबसे बड़ा नगर है, काकीगढ़ी धौलावीरा, और धौलावीरा गुजरात में सबसे नवीन 1992 में इसका उत्खनन हुआ है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाया है। यहाँ पर जल प्रबंधन का तालाब मिला है, और तालाब से पूरे शहर के लिए जल प्रबंधन की व्यवस्था है, अर्थात जल प्रबंधन उच्च कोटि का है, जल प्रबंधन उच्च कोटि का है। ये जो धौलावीरा है ये वर्तमान में गुजरात में दीप खडीर पर स्थित है। कहां पर है? दीप खडीर पर, और ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब साथियों इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको, उत्तम किस्म के जौ मिले हैं बनवाली से। कहां से मिले हैं? बनवाली से। बनवाली से उत्तम किस्म के जौ भी मिले हैं, और यहाँ से तांबे का बना हुआ बाणाग्र भी, बाणाग्र मिला हुआ है। बाणाग्र का मतलब हो गया तांबे का बाण का बना हुआ आगे का हिस्सा। अब साथियों सभ्यता के पतन के कारण, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के जो मूल कारण हैं उसमें जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक स्थिरता, पतन के क्या देखेंगे? प्रशासनिक स्थिरता। कौन बोला है? जॉन मार्शल, पहला आदमी जॉन मार्शल। पहला क्या? प्रशासनिक स्थिरता। प्रशासन काम करते करते अपन उच्च स्तर पर पहुंच गए, प्रशासन से जनता, इस कारण से सभ्यता नष्ट होगी। दूसरा है आर.एल. स्टैन के अनुसार। आर.एल. स्टैन क्या कहते हैं? आर.एल. आप इसका क्या करें, जो फोटो ले लिया जाता है या आप उसको क्लिक कर लेते हैं, तो वो आप चाहें तो साथ साथ बीच में कर सकते हैं नोट्स के लिए। आर.एल. स्टैन ये कहते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन तीसरा दिन, जलवायु परिवर्तन के बाद तीसरा दिन जो माना जाता है अर्नेस्ट मैके का। अर्नेस्ट मैके सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हो गई। किसके कारण? बाढ़ के कारण, पानी बाढ़ आ गई, इस कारण सभ्यता नष्ट हो गई। चौथा दिन आएगा अपने डी.डी. कौशाम्बी। कौन सा है? डी.डी. कौशाम्बी। ये कहते हैं मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर हत्या कर दी। आग लगाकर हत्या कर दी। इस तरह से इनका भी हो गया। अब अपने पास है 5वां व्यू, ये जो सबसे महत्वपूर्ण है, गार्डन चाइल्ड। व्हीलर, क्या कहते हैं? आर्यों। देखिए इनका कहना यह है सभ्यता का अंत विदेशी या आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोशिश की कि मैं आपको डायग्रामों के माध्यम से आपको ये स्थल महत्वपूर्ण जो है याद रख सकें आप, और इनका एक चार्ट क्रम है या आप इसकी जो है क्लिक करके जो सिलेक्ट कर लेते हैं वो नोट्स आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी बातें बताई हैं वो एग्जामों में लगातार पिछले वर्षों में आती रही हैं, और ये सभ्यता से रिलेटेड आपके लिए जो प्रश्न आते हैं वो सब इसके अंदर बताएं। मैं चाहता हूँ साथियों कि नेक्स्ट वीडियो आपको जो वैदिक काल की या वैदिक युग पर आपके लिए डालूंगा, मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को पूरा देखें। तक्षशिला इंस्टीट्यूट ग्वालियर को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को, और लगातार ऐसी ही वीडियो मेरे से प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।